हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 5th लेक्चर। हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड तीनों के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था। अब हम इस लेक्चर में जानेंगे हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, ब्रिटिश रूल हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था उसके बारे में डिटेल्ड वे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, डेमोग्राफिक कंडीशन का सबसे पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन से हम लोग क्या समझते हैं? डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पॉपुलेशन का कैसा हम लोग का स्ट्रक्चर था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? मतलब पॉपुलेशन में मतलब मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, चाइल्ड कितने थे, कितने लिटरेसी रेट थे, और मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड थे, कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे। इन सारे के बारे में हम लोग जानते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन में। सो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फ्यूचर ऑफ स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब तो हम लोग समझ ही गए, ये हमारे लिए न्यू तो नहीं था, क्योंकि बिकॉज मैंने प्रीवियस सारे वीडियो में भी, सारे लेक्चर में मैंने ये बार बार बोला है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो या फॉरेन ट्रेड हो, इन सारे या फिर डेमोग्राफिक हो, सारे चीज़ों में हमारा जो इंडिया था पीछे था, बैकवर्ड था। ठीक है, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं किए थे। उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे। ठीक है, जिसके वजह से हमारा हर एक सेक्टर में इकोनॉमी पिछड़ा हुआ था। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग जानते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। ठीक है, सेंसस मतलब तो हम लोग सब जानते ही हैं कि 10 ईयर के गैप में हर एक 10 साल के बाद सेंसस कलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में कि मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, कितने ओल्ड एज जो होते हैं वो है, लिटरेसी रेट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में डिटेल सेंसस से पता चल जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कलेक्ट किया था? द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। ओके, 1881 में हम लोग का क्या हुआ था? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कलेक्ट किए गए थे। दो सफरिंग फ्रॉम certain limitation, the census revealed unevenness in India's population growth. Subsequently, every 10 years such census operations were carried out. ये क्या कहता है कि हमारा सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? 1881 में। ठीक है, फिर भी सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन। ठीक है, फिर भी हमारे जो सेंसस क्या बोलता था? अनइवननेस दिखता था पॉपुलेशन ग्रोथ में। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हर एक सेक्टर में ग्रोथ होना। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ में, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ में अनइवननेस देखने को मिल रहा था, सर्टेन लिमिटेशन हो रहा था हमारे लिए। और सब्सिक्वेंटली ये जो सेंसस है, सेंसस से हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों का कितना, मतलब हम लोगों का इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में कैसा कंडीशन चल रहा है। और ये सेंसस जो है 10 ईयर्स में कलेक्ट किए जाते थे, एवरी 10 ईयर्स। सबसे लास्ट वाला हमारा सेंसस कब हुआ था? 2011 में। ओके, सेकेंड पॉइंट बोलता है डेमोग्राफिक
ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब शायद नहीं पता होगा, तो सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट में आते हैं। ओके, so demographic transition shift from high birth rates and high infant death rates in societies with minimum technology, education and economic development to low birth rate and low death rate in societies with advanced technology, education and economic development। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग होना। कब? जब हाई रेट, ठीक है, हाई बर्थ रेट और हाई इन्फेंट डेथ रेट। हाई बर्थ रेट मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होते थे, बच्चे का जन्म होता था, और बहुत ही ज़्यादा बच्चे क्या होते थे, डेथ होता था उनका। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है, न्यूली बॉर्न बेबी जो है, वो लोग का डेथ बहुत ही ज़्यादा होता था। किसके वजह से? लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ही कम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत कम होता था। उसको शिफ्ट करना किस में? लो बर्थ रेट में, कम मृत्यु दर में, और सॉरी कम, क्या बोलता है, जन्म दर, आई डोंट नो। लो बर्थ रेट होता है मतलब कम बच्चे का जन्म होता है और कम बच्चे का मृत्यु होता है इन सोसाइटीज़ विथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन और प्रोवाइड अवेयरनेस होने के बाद तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोलता है? शिफ्टिंग होना, न्यू पुराने टेक्नोलॉजी, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाई बर्थ रेट्स, हाई इन्फेंट रेट्स, उनको शिफ्टिंग करना किस में? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट और एडवांस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें कन्वर्ट करना, तरह का वो कर सकते, शिफ्ट करना मतलब अननॉलेजेबल से नॉलेजेबल करना। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम लोग फिर से बैक जाते हैं हमारे पॉइंट में। ओके, तो होप आप लोगों को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब समझ में आ गया। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। The second stage of transitions began after 2021. So the year 1921 is described as the year of the Great Dividend. Okay, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो था क्यों माना जाता था? अब देखो यहाँ पे बिफोर 1921, 1921 सॉरी 1921 से पहले, बिफोर हमारा जो इंडिया का फर्स्ट स्टेज माना जाता था, कब? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब तब हमारा पहली बार क्या हुआ था? पुराने टेक्नोलॉजी से न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एजुकेशन, एडवांस मतलब हम लोग का बोला है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो वो हाई बर्थ रेट थे और हाई क्या डेथ रेट थे, उससे कन्वर्ट होके शिफ्टिंग हुए किसमें? लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी में हम लोग कन्वर्ट हुए सबसे पहली 1921 से पहले। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज कब स्टार्ट हुआ? बिगेन आफ्टर 1921, 1921 के बाद दूसरा स्टेज स्टार्ट हुआ ट्रांजिशन का, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। इसलिए 1921 को एज ए ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेंट माना जाता है, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेंट माना जाता है। ओके, अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक, सो बिफोर एंड आफ्टर 1921, बिफोर 1921 से पहले और 1921 के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, 3 पॉइंट्स में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द पॉपुलेशन वॉज नॉट कॉन्स्टेंट, समटाइम्स इट इंक्रीज्ड एंड एट अदर टाइम्स डिक्रीज्ड। ठीक है, ये बिफोर का
बताया जा रहा है बिफोर। ओके, ये बिफोर की बात कर रहे हैं हम लोग, आफ्टर की बात नहीं कर रहे। बिफोर 1921 द पॉपुलेशन वॉज नॉट कॉन्स्टेंट, समटाइम्स ये कॉन्स्टेंट नहीं होता था, कभी ऊपर तो कभी नीचे, मतलब जो इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। समटाइम्स इंक्रीज हो जाते थे, फिर दूसरे टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते थे। मतलब एक क्या बोलता है, कॉन्स्टेंट नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिल रहा था। अंडरस्टूड। द ग्रोथ स्केल ऑफ पॉपुलेशन वाज यूजुअली लो बिफोर 1921, ठीक है। जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ स्केल था वो क्या था, बिफोर 1921 क्या था, बहुत ही लो चल रहा था। पॉपुलेशन बहुत ही ख़राब माने तो ग्रोथ चल रहा था, जैसे कि हाई बर्थ रेट्स, हाई डेथ रेट्स, फिर ज़्यादा पॉपुलेशन होना, है ना, इस तरह का होता था बिफोर 1921। अब 1921 के बाद जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लाया गया, तो आफ्टर 1921 इट इज़ गोइंग increasingly hence called the demographic divide or the year of the great divide, ठीक है। तो आफ्टर 1921 के बाद क्या हुआ, जो हमारा ग्रोथ स्केल ऑफ पॉपुलेशन था धीरे 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 क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, ठीक है। जिसके वजह से 1921 को, ठीक है, इस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है, या फिर द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड माना जाता है या कहा जाता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, डेमोग्राफिक डिवाइड और द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं, द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश रूल के समय में हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन था उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ के उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स थे और क्या क्या थे कंडीशंस हमारे वहाँ तब के डेमोग्राफिक कंडीशन में जब ब्रिटिश रूल हो रहा था, ठीक है। तो लेट्स, सबसे पहला क्या था, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ओके, पॉइंट 1 में क्या कहता है, हाई बर्थ रेट, मैंने पहले भी कहा बहुत ही ज़्यादा बर्थ होते थे और डेथ भी उतना ही होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, इसीलिए वो सही नहीं है। ओके, ये सही नहीं है, मतलब इतना जितना ज़रूरत नहीं है उतना होना नहीं चाहिए, ठीक है। इतना होने के वजह से, जिसके वजह से हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन को हार्म कर रही थी, कहीं ना कहीं कि बहुत हार्म कर रही थी। हाई बर्थ रेट, ज़्यादा जन्म भी नहीं होना चाहिए जिससे पॉपुलेशन बढ़ता है, और डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, बहुत इन्फेंट हो, मतलब छोटे छोटे बच्चे का डेथ हो जाना, विच इज़ नॉट गुड। के birth rate refers to number of children born per 1,000 in a year, ठीक है। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, एक साल में, 1 ईयर में 1,000 पर जितने बच्चे बॉर्न होते हैं, या 1,000 पर जितने बच्चे बॉर्न होते हैं साल में, उसको क्या कहा जाता है, बर्थ रेट कहा जाता है। अंडरस्टूड, 1,000 में, ओके, इसको ज़्यादातर 1,000 में ही माना जाता है। डेथ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपुल डाइंग पर 1,000 इन अ ईयर, इसमें भी 1,000 ही लिया जाता है। बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, वो 1,000 में ही लिया जाता है। तो 1,000 पर जितने बच्चे का मृत्यु होता है, यानी कि डेथ होता है एक साल में, उसी को क्या कहा जाता है, डेथ रेट। डेथ रेट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, ओके, जो कि अभी हम लोगों को नहीं बताया गया बट होता है। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट विज वेरी हाई,
ठीक है, दोनों क्या थे, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे, जो कि सही नहीं थे। ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला 1 नंबर तो यही है, पहला नंबर पे यही है जिसने डेमोग्राफिक कंडीशन को अफेक्ट किया था। ठीक है, अफेक्ट किया था। ओके, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या होता है। सेकेंड में है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हम लोग समझते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट refers to the number of infant dying before reaching 1 year of age per 1,000 live birth in a year। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब वो होता है जब 1 साल के अंदर में, ठीक है, 1 साल के अंदर में 1,000 पर वैसे बच्चों का डेथ होता है जो कि 1 साल से 1 वर्ष होने से पहले ही जिनका डेथ हो जाता है। ठीक है, 1 साल जिन बच्चियों का नहीं होता है, बेबी का नहीं होता है 1 ईयर, उसको तभी मर जाना उसका क्या होता है, वही उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 1 साल में इन 1 ईयर पर 1,000 पर, ठीक है, 1,000 पर जितनी भी 1 साल से पहले वाली उम्र की बच्चियों का डेथ होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा थी। अब कितना थी इसमें देखिए, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 पर 1,000 इन कंट्रास्ट टू the infant mortality rate of 44 per 1,000 in 2011। ओके, पहले की बात करें ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, तो हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, 1,000 पर 218। ठीक है, मतलब 1,000 में से 1,000 में से 218 चाइल्ड का क्या हो जाता था, चिल्ड्रन का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता था बिफोर रीचिंग 1 ईयर। ओके, बिफोर रीचिंग 1 ईयर 218 चिल्ड्रन का क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था, जो कि बहुत ही ह्यूज है। 218 समझ में आता है कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और 2011 के हिसाब से, क्योंकि 2011 में हमारा क्या कलेक्ट किया गया था, सेंसस कलेक्ट किया गया था, तो सेंसस के हिसाब से 1,000 पर कितने बच्चियों का डेथ होता है एट प्रेजेंट, 44। ठीक है, जो कि बहुत डिफरेंस है, 218 से 44 में कन्वर्ट होना बहुत ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, कहाँ 280 कितना ज़्यादा होता है और 44 अभी 44 है। आई होप कि धीरे धीरे ये भी अब फिर से जो कलेक्ट होगा सेंसस में, उसमें इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, एजुकेट हो रहे हैं पीपल। तो एजुकेशन एक ऐसा होता है जो हमें अवेयर करती है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, वो हमें बताती है। एजुकेशन से हमें पता चलता है। तो एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत नेसेसरी होता है, वो भी हाई लेवल पर अच्छे एजुकेशन फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज़ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो मतलब पता चल ही गया होगा, कम उम्र में ही डेथ हो जाना। मतलब बहुत ही कम उम्र होता था, और मतलब ज़्यादा अच्छे से वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते थे, है ना, अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाते थे, उससे पहले उन लोग का क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी refers to the average number of years for which people are expected to live. Life expectancy was also very low, 44 years, in contrast to the present 68 year। ओके, जो हमारा एवरेज नंबर
जो था जीने का एवरेज नंबर क्या था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, 44 ईयर, जो कि बहुत ही लो है। 44 बहुत कम नहीं हुआ आजकल के ज़माना में। 44 में तो हम लोग, कितने लोग तो 44 इतने कम उम्र तक में हम लोग क्या 44 तक में क्या हम लोग सब कुछ कर पाते हैं जो हम लोग चाहते हैं, अचीव कर पाते हैं? नहीं कर पाते। 44 बहुत ही कम एज हुआ। इसमें इतने कम उम्र में हम लोग हर एक चीज़ अचीव कर पाए, ये नहीं हो सकता इतने कम पीरियड में। और तभी के टाइम में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या होता था, 44 ईयर काफ़ी होते थे, एवरेज थे। ठीक है, एवरेज क्या था, 44 से ज़्यादा कोई होता ही नहीं था। एक आध दो हो जाते थे, दो तीन हो जाते थे, बट ज़्यादा नहीं। इसमें भी क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी के वजह से हुआ। मान लो कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होने के कारण सबका डेथ होते जाता है। ओके, लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, उसके वजह से भी होता है। बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसके वजह से ये लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो हमारा कितना है, 68 ईयर। कितना है, 68 ईयर है। तो इसमें भी है, कितना हुआ, 44 में पहले मरते थे, अभी 68 हो गया एवरेज ईयर लिव होने का। ठीक है ना, इसमें समझ में आ गया? सॉरी, दोनों पॉइंट इसमें समझ में आ गया। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट में। सो फोर्थ में क्या है हमारा, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, लिटरेसी मतलब क्या होता है, लिटरेसी रेट मतलब होता है लिटरेट होना। अब देखो, लिटरेट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी एक इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को लिखना, एक भाषा, ठीक है, एक भाषा लिखना और पढ़ना दोनों आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उस इंसान को क्या बोला जाता है, लिटरेट बोला जाता है। ठीक है, लिटरेट और एजुकेटेड होने में बहुत फ़र्क होता है। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब वो तो लिखना पढ़ना जानता ही है, बट वो लोग और ज़्यादा स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर, और ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं किसी एक फील्ड में लेकर, उसको एजुकेटेड बोला जाता है। और लिटरेट किसको कहा जाता है, जिसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, लिखते और बोलते दोनों आते हैं। अगर मुझे लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो आई एम नॉट अ लिटरेट पर्सन। बट अगर मुझे लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, तो क्या कहेंगे लोग कि हम लिटरेट हैं। ठीक है, सो वो भी लिटरेट, जो रेट होता है लिटरेट, कितने पर्सन लिटरेट हैं उसको जो निकालते हैं, रेट निकालते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, लिटरेसी रेट कहा जाता है। तो लिटरेसी रेट भी हमारा बहुत 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 ज़्यादा लो थे। अब कितने लो थे वो भी जानते हैं। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16% आउट ऑफ दिस। द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। ठीक है, हमारा जो टोटल लिटरेसी रेट, मैन वुमेन चिल्ड्रेन सबको मिला के जो कहा जाता है, 16% थे। सेट, ये क्या हो गया, हाँ, कितना थे, 16%। कितना था, 16% था टोटल ओवरऑल मिला के लिटरेसी रेट। ओके, लेवल मतलब पूरा बोला जाता, मैन वुमेन सबको मिला के 16% थे। बट जो फीमेल थे, फीमेल, सिर्फ फीमेल की बात करें तो वो 7% थे, ओनली 7%। ठीक है, 16 में से 7 कौन थे, फीमेल थे, और बाकी बचा जो हो गया मेल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं पुअर हेल्थ फैसिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फैसिलिटी था, ओके, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, हेल्थ फैसिलिटी जो था बहुत ही लो था। ओके,
तो पोर हेल्थ फैसिलिटी पोर होने की वजह से ना हम लोगों का जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, कोई चीज़ का डिजीज़ लगी, कोई डिजीज़ हम लोगों को लगा, ठीक है, प्रॉपर अगर उसका हम देखभाल केयर नहीं हो पाई, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए, हॉस्पिटल नहीं गए, तो वो डिजीज़ क्या होगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, हाँ, ठीक है, और वो क्या होगा, उसके कारण हम लोग की डेथ हो सकती है। छोटे से छोटे चीज़ भी बाद में जाके परेशानी कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए। अब हेल्थ फैसिलिटी, अब देखो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा अगर हेल्थ फैसिलिटी होगा तो यहाँ पे पोर पीपल रहते थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। सो हर एक जगह पे क्या होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए। So the public health facility were either unable to large mass of population or when available were highly inadequate. As a result, water and airborne diseases was widespread and took a huge toll on life. Okay. तो कहता है कि पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटी है ये अनअवेलेबल था, लार्ज इतने पॉपुलेशन था, कम पड़ जाते थे यार, पोर सारे हेल्थ फैसिलिटी कम पड़ जाते थे, और हेल्थ फैसिलिटी बहुत पोर भी थे, बहुत मान लो कि लो लेवल था उसमें हेल्थ फैसिलिटी में। पब्लिक सेक्टर मान लो कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ सेंटर ये सब तो था ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं होता था। अवेलेबल वेर हाईली इनएडिक्यूट, जिसके वजह से, ठीक है, फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी नहीं, अब हॉस्पिटल्स होने चाहिए, और बहुत सारे होता है ना कि हम लोगों को अच्छा क्लीन वाटर चाहिए ड्रिंक करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे हेल्दी फैसिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, साफ हमारे आसपास में साफ़ सुथरा होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। तो इसके वजह से जो था फैसिलिटी पर, हेल्थ फैसिलिटी पर ध्यान नहीं देने की वजह से क्या होता था हम लोग को, वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज, जैसे कि पोल्यूशन है, पोल्यूटेड है, गंदगी है हमारे आसपास, तो हमें कौन सी बीमारी लगेंगी, एयरबॉर्न डिजीजेज, ठीक है, वाटर कंटेमिनेटेड वाटर अगर हम लोग ड्रिंक करते हैं तो वाटर डिजीजेज, तरह तरह के पानी से संबंधित क्या लगेंगे, बीमारियां लगेंगे, ठीक है, जिसके जो क्या एक भयानक रूप ले चुकी थी, कह सकते हैं, इन सारे डिजीज़ ने पूरा स्प्रेड हो गया था, ठीक है, जिसके वजह से जो 5 पॉइंट कहता है पोर हेल्थ फैसिलिटी हुआ था। सो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, वो लोग रूल करते थे तो जितना उन लोग का हक हुआ, ठीक है, इस पे राज करने का, तो उतना उन लोग का ये भी हक बनता है कि इसको इम्प्रूव करने का। अगर कोई चीज़ हम यूज करते हैं तो उसको संभाल के भी रखना चाहिए, ठीक है ना, बट वो लोग ऐसा करे नहीं कि जब होगा तब, जब तक फ़ायदा निकलेगा निकाल लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे एज अ प्रोडक्ट, एक सामान समझ के, एक प्रोडक्ट समझ के उसका यूज किया और जैसा का तैसा फेंक के उसको रख दिए, वैसा सोचते थे। 6th पॉइंट क्या बोलता है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत देखने को मिलती थी, ठीक है, पॉवर्टी देखने को बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे कंट्री में मिलती थी, ठीक है। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वाज वेरी लो एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन कंट्री, ठीक है, बहुत साधारण जो पीपल सबका था उसका स्टैंडर्ड लिविंग का बहुत ही ख़राब स्थिति था सब लोगों का, बिकॉज़ ना ही एम्प्लॉयमेंट था, ना ही एजुकेशन था, ना ही अच्छी सी टेक्नोलॉजी था, ना ही हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। अगर देखो मान लो कि हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगा, ओके, अगर वी डू नॉट हैव द प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी, अगर हम लोग को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, अवेयरनेस नहीं मिलता, तो हम लोग एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में क्या वर्क कर पाएंगे, नो, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी, ठीक है, हम लोग के पास कैपेसिटी है ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है वो काम करने का। अगर कुछ, हाँ, अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं, लेकिन जो एक एजुकेटेड पर्सन करता है उतना अनएजुकेटेड पर्सन नहीं कर सकता,
ठीक है। तो लैक ऑफ एजुकेशन मैंने बोला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक चीज़ में, हर एक सेक्टर में, ठीक है। अवेयरनेस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो हम लोगों को क्या झेलना पड़ेगा, हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ेगा। हम लोग ना ही कुछ काम कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अपना जो स्किल्स है, एबिलिटी, उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज कर भी ले, जिस भी सेक्टर में जाएंगे तो उस सेक्टर में क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसका यूज हो रहा है। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका यूज कर रही है, ना ही हम लोगों को प्रॉफिट दे रही थी, सिर्फ यूज करे जा रही थी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो उसके वजह से हम लोगों का में पॉवर्टी भी देखने को मिला, ठीक है। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट भी देखने को मिला। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ। मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना, हर एक सेक्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स देखने को मिले, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारे कंट्री में नहीं आती, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में अगर नहीं आते तो हमें इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता। जितने भी प्रॉब्लम्स है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी उन लोगों ने किया, मतलब तीनों सेक्टर का उन लोगों ने क्या किया, भरपूर यूज किया, इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो पहला सेक्टर प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी उन लोगों ने ले लिया। दूसरा में है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन लोगों ने अपना हक जमाया, हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सब बंद करवा के, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड बचा था सर्विस सेक्टर, सर्विस टर्शियरी सेक्टर, जिसमें सर्विस सेक्टर आता था, और उसमें भी उन लोगों ने क्या किया, दखल अंदाजी करने की कोशिश की। मतलब तीनों सेक्टर ही हमारा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और एक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसको भी उन लोगों ने कैसे अफेक्ट किया, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके, सो हमारे अपकमिंग वीडियो में क्या जानेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, उसकी कंडीशन कैसी थी। एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ लिया, उसका भी यूज़ हो गया। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोगों ने देखा था क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। फिर हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड देख लिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो लेक्चर में हम लोगों ने डेमोग्राफिक देख लिया। 6th लेक्चर में देखेंगे उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कैसे उन लोगों ने इफ़ेक्ट किया उसके बारे में देखेंगे। सो पूरे डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने आगे के जितने वीडियोस थे, जितने लेक्चर्स थे पढ़े होंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर आराम से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हुआ, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जो हमारा लास्ट जितना भी वीडियोज़ है सारा देख लीजिए। अगर हम लोगों की वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए और आप चाहते हो कि हमारे वीडियो न्यू जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका अगर पहले से आप लोगों को पता चल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, स्मार्ट थिंकिंग को। और जो नोट्स है आप लोगों को लास्ट, जब हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें से वहाँ से जाके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।